एवरीवन, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉर्ट के ऊपर बातें करेंगे, जिसमें यह हम बताएंगे कि टॉर्ट क्या है और किस सिचुएशन या फिर किस कंडीशन में हम लॉ ऑफ टॉर्ट को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो वर्ड है टॉर्ट, इसका मतलब होता है सिविल रॉन्ग। अब आप सोच रहे होंगे सिविल रॉन्ग ही क्यों, क्रिमिनल रॉन्ग क्यों नहीं। तो टॉर्ट को सिविल रॉन्ग इसलिए बोला जाता है क्योंकि टॉर्ट में बेसिकली सामाजिक गलतियों को ही दर्शाया जाता है। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ क्रिमिनल रॉन्ग भी होता है, बट फिर भी टॉर्ट को सिविल रॉन्ग ही बोला जाता है। अब सिविल रॉन्ग में जो रॉन्ग डूअर है उसे कंपनसेशन पेड करना होता है विक्टिम को, और अगर टॉर्ट में क्रिमिनल रॉन्ग होता है तो उसमें ऑफेंडर को पनिश किया जाता है, वो पनिशेबल होता है। तो जनरली हम टॉर्ट में सिविल रॉन्ग की ही बातें करते हैं, इसीलिए टॉर्ट को सिविल रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है और इसमें डैमेजेस ही क्लेम किए जाते हैं रिलीफ के फॉर्म में। तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसमें डिफेंडेंट प्लेंटिफ के साथ कुछ हार्म करता है, मींस जो प्लेंटिफ है उसको हार्म होती है और या फिर इंजुरी होती है। अब ये जो दो वर्ड है हार्म और इंजुरी, ये अपने आप में ही दो अलग वर्ड्स हैं जिसकी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। बट अभी हम बस इतना ही जान लें कि जो प्लेंटिफ है उसके साथ या तो हार्म करता है डिफेंडेंट या फिर इंजुरी करता है, और अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकता है और फिर उन्हें डैमेजेस के फॉर्म में कंपनसेशन मिलता है। तो टॉर्ट बेसिकली इतना ही बोलता है। अब इसे डिटेल में हम देखेंगे कि टॉर्ट के डेफिनेशंस क्या हैं और ये किस कंडीशंस पर और किस सिचुएशंस में अप्लाई होता है। तो आइए देखते हैं। अगर हम टॉर्ट के डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो अ टॉर्ट इज एन एक्ट और ओमिशन दैट गिव्स राइज टू इंजुरी और हार्म टू अनदर एंड अमाउंट्स टू अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट एक ऐसा एक्ट है जिससे सेकेंड पर्सन को या तो इंजुरी होती है और या हार्म होती है, और जब ऐसा हो जाता है तो उसे सिविल रॉन्ग बोला जाता है, जिसके लिए कोर्ट रॉन्ग डूअर पर कंपनसेशन की लाइबिलिटी इम्पोज करती है कि रॉन्ग डूअर को विक्टिम को इतना कंपनसेशन देना होगा। तो ये टॉर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो दो वर्ड है इंजूरी और हार्म, इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दो वर्ड हैं ये अपने आप में ही दो बहुत डिफरेंट वर्ड हैं, क्योंकि इंजूरी का मतलब होता है लीगल राइट। यहाँ पर किसी पर्सन को अगर इंजरी होती है तो मतलब उस पर्सन के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, उस पर्सन के लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, और जिस पर्सन के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है वहाँ पर सिविल सूट फाइल हो सकता है और वहाँ पर उसे उस वायलेशन के लिए कंपनसेशन भी मिलेगा। वहीं अगर हम हार्म को देखें तो हार्म का मतलब होता है लॉस या फिर डैमेज। अगर किसी पर्सन का कुछ भी हार्म हुआ है तो उस सिचुएशन में वो पर्सन कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता, ना ही उसे उसके लिए कोई रिलीफ मिलेगी। तो टॉर्ट बेसिकली वही है कि लॉ ऑफ टॉर्ट वहाँ अप्लाई होगा जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हर्ट कर रहा हो, तो उसे रोकने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट अप्लाई होगा। एक केस है राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस मंजुल बेन जयंती लाल नाकुम 1997। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट यही बोलती है कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर हार्म करता है तो उस हार्म को रोकने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट को लाया गया है। तो बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट यही होता है। जो टॉर्ट है उसे लैटिन टर्म में टॉर्टम बोलते हैं, जिसका मतलब टू ट्विस्ट होता है। और ये जो टॉर्ट है ये एक सिविल रॉन्ग है, और जहाँ पर सिविल रॉन्ग होता है वहाँ पर
सिविल प्रोसीडिंग्स रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, जिसका मेन रेमेडी होता है कंपनसेशन, क्योंकि जहां पर सिविल रॉन्ग होगा वहां पर कंपनसेशन ही मिलेगा, आपको कन्विक्शन नहीं मिलेगा या फिर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जहां पर सिविल रॉन्ग होगा वहां पर कंपनसेशन ही मिलेगा। तो टॉर्ट को हम सिविल रॉन्ग बोलते हैं क्योंकि मेनली इसमें सिविल सामाजिक गलतियां ही होती हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे भी आते हैं जहां पर क्रिमिनल रॉन्ग भी होता है, और जहां पर क्रिमिनल रॉन्ग होता है वहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। और जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल की जा रही है तो ऑफ कोर्स वहां पर कंपनसेशन तो मिलेगा नहीं, विक्टिम को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बल्कि विक्टिम को न्याय मिलेगा। और न्याय कैसे मिलेगा? तो जो रॉन्ग डूअर है, जिसने क्रिमिनल रॉन्ग किया है, उसको पनिश करके क्राइम मिलेगा। कभी कभी होता है क्रिमिनल रॉन्ग, तो उस सिचुएशन में जो रॉन्ग डूअर है उसे पनिश किया जाता है, लेकिन जनरली आए दिन टॉर्ट में हमेशा सिविल रॉन्ग ही होता है, तो इसीलिए टॉर्ट को सिविल रॉन्ग बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि जो टॉर्ट है, हर टॉर्ट सिविल रॉन्ग हो सकता है, टॉर्ट को हम सिविल रॉन्ग बोलेंगे, लेकिन हर सिविल रॉन्ग को हम टॉर्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि जो टॉर्ट है उसे हम सिविल रॉन्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली सिविल रॉन्ग ही होता है और उसे हम टॉर्ट के अंडर कंसिडर करते हैं। लेकिन हर तरह का सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं हो सकता, कुछ सिविल रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, तो इस तरह से हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता। एक एग्जाम्पल के थ्रू अब मैं आपको टॉर्ट समझाऊंगी ताकि ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ सके। तो होता क्या है कि एक प्लेंटिफ है जिसका राइट होता है वोट करना, क्योंकि वो 18+ होता है। तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो वोट करना चाहता है और वो ए पार्टी को वोट देना चाहता है। तो डिफेंडेंट क्या करता है कि उसको वोट देने से रोक देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो ए पार्टी है वो इलेक्शन में जीत जाए। तो इसीलिए डिफेंडेंट प्लेंटिफ को वोट नहीं करने देता, उसके लीगल राइट को वायलेट करता है, क्योंकि प्लेंटिफ का राइट होता है वोट करना और डिफेंडेंट उसे वोट नहीं करने देता। तो इस तरह से जो प्लेंटिफ है उसको इंजुरी होती है, उसकी लीगल राइट का वायलेशन होता है। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो जीतता भी ए पार्टी ही है, जिसे प्लेंटिफ वोट करना चाहता था, जिसे प्लेंटिफ जिताना चाहता था, जीत वही जाता है। तो इस तरह से प्लेंटिफ को कोई भी हार्म नहीं होता, उसको किसी तरह का लॉस नहीं होता। लेकिन फिर भी क्योंकि डिफेंडेंट ने उसे वोट करने से रोका था, उसके लीगल राइट को वायलेट किया था, इसीलिए प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर देता है। तो जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट यह बोलती है कि भले ही प्लेंटिफ को किसी भी तरह का हार्म नहीं हुआ, लेकिन उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। तो इसीलिए डिफेंडेंट की ये लायबिलिटी बनती है कि डिफेंडेंट उसे कंपनसेट करे, क्योंकि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को वोट नहीं देने दिया, उसके लीगल राइट को वायलेट किया। इसीलिए डिफेंडेंट लायबल होगा प्लेंटिफ को वोट करने के लिए। तो इस सिचुएशन में होता है कि प्लेंटिफ को किसी भी तरह से हार्म नहीं होता, उसको कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि जिसे वो जिताना चाहता था वो जीत जाता है, भले ही वो वोट किया ना हो। लेकिन फिर भी उसने वोट नहीं दिया, जो कि उसका राइट था, उसके लीगल राइट को वायलेट किया गया। इस वजह से कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में अपना जजमेंट देती है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, एक बहुत ही लैंडमार्क केस का जजमेंट था ये। तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे जरूर बताएं कि इस केस का क्या नाम था। नेक्स्ट, जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी फॉर अ टॉर्ट। किस सिचुएशन, किस कंडीशन में कोई भी पर्सन टॉर्ट के लिए लायबल होगा, कब हमें यह पता चलेगा कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट लगेगा और ये जो पर्सन है, डिफेंडेंट है, ये टॉर्ट के लिए लायबल होगा। तो इसका पहला कंडीशन है, देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के साइड से कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होना ही चाहिए।
डिफेंडेंट ने कोई गलती की हो, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया, जिसमें डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को वोट करने से रोका, उसको वोट नहीं करने दिया। तो यहाँ पर ये डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट था, उसने ये गलत किया, क्योंकि जो प्लेंटिफ था वो 18+ था, उसको वोट करने का राइट था, लेकिन डिफेंडेंट ने उसे वोट नहीं करने दिया। तो इस तरह से उसके राइट को वायलेट किया, तो ये डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट था। जनरल कंडीशंस का नेक्स्ट पॉइंट है, सच एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ। अब जो रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है उसका रिजल्ट लीगल डैमेज होना चाहिए, प्लेंटिफ को इंजुरी होनी चाहिए, प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए। तो सेम उस एग्जाम्पल में प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन ही हुआ था। प्लेंटिफ को वोट करने का राइट था, क्योंकि वो 18+ था, उसको पूरा राइट था कि वो वोट करे, लेकिन डिफेंडेंट ने उसे वोट नहीं करने दिया। डिफेंडेंट के उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से प्लेंटिफ के वोट करने का राइट उससे छिन गया। तो इस तरह से प्लेंटिफ का लीगल डैमेज हुआ, उससे इंजुरी हुई। जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी फॉर अ टॉर्ट का लास्ट पॉइंट है, some legal remedy in the form of an action for damages must be available। प्लेंटिफ को जो डैमेज हो रहा है उसके लिए कुछ लीगल रेमेडी भी होनी ही चाहिए। अब ऑफ कोर्स अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को कुछ भी लीगल डैमेज दे रहा है तो उसके लिए लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए। तो सेम एग्जाम्पल से ही हम देख लेंगे। तो उस एग्जाम्पल में जैसा कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के लीगल राइट को वायलेट किया था, उसे वोट नहीं करने दिया था, तो जब प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो कोर्ट अपने जजमेंट में यह डिसीजन देती है कि जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को कंपनसेट करेगी, कुछ जितना भी अमाउंट वो बताया था इतना अमाउंट कंपनसेट करेगी, इतना अमाउंट रेमेडी के फॉर्म में देगी डिफेंडेंट प्लेंटिफ को, क्योंकि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेट किया है, उसे वोट नहीं करने दिया है। तो इसलिए डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को लीगल रेमेडी देनी होगी। तो उस एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको ये तीनों सिचुएशन समझ में आ गए होंगे, और ये तीनों पॉइंट्स अवेलेबल होने ही चाहिए किसी भी टॉर्ट में, ये तीनों कंडीशंस होने ही चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट मिसिंग होता है तो वो टॉर्ट के अंडर कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक प्लेंटिफ जो कि 18+ था और उसका राइट था वोट करना, लेकिन डिफेंडेंट उसके इस राइट को वायलेट करते हुए उसे वोट नहीं करने देता। तो ये जो फैक्ट है ये किस केस का फैक्ट है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट था जिसका नाम एशबाई वर्सेस वाइट 1703 में आया था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, इसे आप डिटेल में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इस केस में प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।